स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल यात्रा। भारत के डिजिटल यात्रा कार्यक्रम के संदर्भ में आज हमारी चर्चा होगी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों, क्योंकि डिजिटल का आजकल बहुत शोर रहता है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि भारत के डिजिटल कार्यक्रम के 5 वर्षों पर हमारे चैनल के माध्यम से चर्चा की जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर। भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि डिजिटल यात्रा ने सशक्तिकरण, समावेश और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी भारतीय नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं पर महसूस किया जा रहा है। अब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिजिटलीकरण से संबंधित हम प्रमुख आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो डिजिटलीकरण है उसका सर्वाधिक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तो ई सेवाओं की संख्या 2014 में 2463 थी, जो बढ़कर मई 2020 तक 3858 हो गई है। अर्थात इसमें कम से कम 1400 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ई सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2014 में दैनिक औसत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन 66,000 रुपये से बढ़कर 2020 में 16.3 करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों, जहां 2014 में दैनिक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन 66 लाख रुपए था, वह 2020 में बढ़कर करोड़ों में पहुंच गया है, अर्थात 16 करोड़ रुपए हो गया है। तो यह भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके पश्चात है अब कुल और दोस्तों, अब तक कुल 125 करोड़ नागरिकों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है और 4216 करोड़ प्रमाणीकरणों को सुगम बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह हम महत्वपूर्ण डेटा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। इसके पश्चात सरकार के 56 मंत्रालयों की 426 योजनाओं के अंतर्गत 11 लाख करोड़ रुपए को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत वितरित किया गया है, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए की हमें बचत हुई है। तो यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके पश्चात हमारे अगले डेटा की ओर हम अपना दृष्टिपात करेंगे तो हम पाएंगे कि लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1.33 लाख करोड़ रुपए के साथ जनधन खातों की संख्या 38.73 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो जनधन खातों की संख्या में वृद्धि भी अर्थव्यवस्था की उत्कर्ष को प्रदर्शित करती है। इसके पश्चात है मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग क्रमशः 117 करोड़ तथा 68.8 करोड़ रुपए उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हम अगले अपने डेटा पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप 2020 की मुख्य परीक्षा या 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ साइंस एंड टेक के नोट्स उपलब्ध नहीं हैं दोस्तों। तो शीघ्र आपको साइंस एंड टेक के नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन पर हमारे चैनल के माध्यम से काम किया जा रहा है और टॉपर्स के मार्गदर्शन में नोट्स को तैयार किया जा रहा है। हमारा जो अगला फैक्ट है या जो हमारा डिजिटलीकरण से संबंधित इकोनॉमिक्स के संबंध में जो टॉपिक है उसमें अगला डेटा है वह है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए डिजी लॉकर में अब तक 378 करोड़ दस्तावेज पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके पश्चात है न्यू एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल ऐप अर्थात उमंग ऐप में 860 से अधिक सेवाएं चालू की गई हैं और इसे अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो यह भी एक डिजिटलीकरण के संबंध में क्रांति का एक दौर है कि उमंग ऐप के माध्यम से सरकार की 660 से अधिक सेवाएं लागू की
की गई हैं और इसे अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके पश्चात है माई गवर्नमेंट को देश के सहभागी शासन की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, जिसमें कुल 1.17 करोड़ पंजीकृत प्रतिभागी शामिल किए गए हैं। इसके पश्चात है कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों कोविड-19 की स्थिति के दौरान भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला है, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। तो यही डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे तथ्यों पर। तो कोविड-19 स्थिति के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य सेतु को 3 सप्ताह में 12 भारतीय भाषाओं के साथ विकसित किया गया, जिसे अब तक 13 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इसके पश्चात है इस ऐप ने 350 से अधिक कोविड-19 हॉटस्पॉट की पहचान करने में हमारी मदद की थी। इसके पश्चात है कोविड-19 से निपटने हेतु सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स, वीडियो उद्धरण के माध्यमों के द्वारा नागरिकों को जागरूक करने में MyGov वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्ड जैसे सोशल मीडिया चैनलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पश्चात है उल्लेखनीय कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रही है, जिससे पारंपरिक अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ा जा सके। तो दोस्तों यहाँ भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, आप इसको कोट करके कहीं भी लिख सकते हैं। जब आपको डिजिटल इंडिया से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है या डिजिटलीकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप वहाँ इसे इनपुट कर सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह पारंपरिक अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है और इसे बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी स्तर पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पश्चात है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान। यह योजना देश भर में 52.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकृत राशन डीलरों सहित आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों आप इसे 3 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। तो यह योजना देश भर में 52.5 लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाई जा रही है और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकृत राशन डीलरों सहित आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसमें IT का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित ज्ञान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इसके पश्चात है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भविष्य के लिए क्या क्या रणनीतियां हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलकेणी ने हाल ही में कहा कि आने वाले वर्षों में भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो जो हमारे UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण के जो पूर्व अध्यक्ष हैं नंदन नीलकेणी जी, उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य फोकस है वह हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में रखना चाहिए। दोस्तों यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने 5000 प्रश्न कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर के फैक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या अन्य व्यापम या कोई भी परीक्षा हो जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक बुक निकाली गई है जिसमें हमने 1678 फैक्ट का समावेश किया है। और दोस्तों MP का जो है कवरेज अब बढ़ रहा है प्रश्न पत्रों में, तो आप MP की तैयारी अच्छे से कीजिए। और दोस्तों यदि आप ये 1678 प्रश्न कवर अप कर लेते हैं तो MP से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को अति शीघ्र और सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि शीघ्र नोटिफिकेशन आने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में, तो आगे आने वाले वर्षों में भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रौद्योगिकी को प्रमुखता देने के लिए उद्यमों को सरकारी सेवाओं में न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ फलने और फूलने की अनुमति देनी चाहिए। इसके पश्चात डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कर संग्रह में सुधार लाने, कृषि एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम प्रौद्योगिकी के निर्माण पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात हम इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, ताकि इससे भारत के समावेशी विकास में तकनीकी की अहम भूमिका को परिभाषित किया जा सके और वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि को गति दी जा सके। दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।